हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक है। रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? तो वास्तविक संख्या होता है। ये वास्तविक संख्या जो है वो एक्सरसाइज 1 है, यानी आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में हमको ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है। क्लास 10th का ये वास्तविक संख्या है और आज का ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 वीडियो है। प्यारे दोस्त, हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे अभी, इसमें क्या करेंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा का भी मैथ एक्सरसाइज 1 से लेकर पूरे अंतिम तक चलेंगे। ठीक है। जब केसी सिन्हा खत्म हो जाएगा तो यानी एग्ज़ाम के ठीक पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी ऐसे ही क्लास 8 से लेके क्लास 10th तक, यानी एनसीईआरटी और प्लस में आपको डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथ से लेके अदर सब्जेक्ट का भी यानी फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है। उसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, यानी फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त। तो आपको करना क्या है, यानी आप जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और आप डॉक्टर केसी सिन्हा का पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर केसी सिन्हा का पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा प्यारे दोस्त, यानी हम लोग एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए एक है, एक्सरसाइज 1 में जितना भी क्वेश्चन है उसको हल कराया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बता दिया गया, एक का 1 नंबर बता दिया गया और एक का 2 को हम क्या किए, स्किप कर दिए। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फुल यानी सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा और वो भी अच्छे मेथड से आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो आइए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त हम क्या पढ़ेंगे, अंक के बारे में। ठीक है। अंक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो आप कहिएगा कि डिजिट बोलते हैं। क्या करते हैं? तो डिजिट बोलते हैं। डिजिट मतलब क्या हुआ, अंक। अब सबसे पहले अंक किसे कहेंगे? तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जितना भी संख्या होता है वो सब क्या होता है, तो अंक होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम क्या कहते हैं, तो 9 को हम अंक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अंक में तो कोई है नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, यानी अंक जो होता है वो टोटल कितना होता है, यानी कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है। 9 तो 1 से लेकर 9 तक और एक 0 को शामिल कर लीजिएगा तो कितना हो गया, 9 और 1 10। तो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्त, 10 होती है। ठीक है। अब ये अंक पे ही पूरा गणित जो है वो डिपेंड होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कुछ कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप 10,000 लिखें, तो 10,000 में क्या है, तो प्यारे दोस्त कहिएगा कि सब ये जितना भी है ये सब एक एक करके ये अंक है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए 545 भी लिख रहे हैं तो 545 में क्या है, कहिएगा कि 5 भी एक अंक है, 4 भी एक अंक है और फिर 5 भी एक अंक ही है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है प्यारे दोस्त, तो दूसरे नंबर पे है जो वो नंबर है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो नंबर है। नंबर को क्या हम कहते हैं, तो नंबर को हम लोग संख्या कहते हैं। संख्या, अब देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसके परिभाषा के रूप में आप क्या दे सकते हैं, तो अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहा जाता है। अंकों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं 12 हो गया, कमा 112, 678, कमा 999, यानी आप इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिया हूँ, 12 लिया हूँ। ठीक है। अच्छा, 12 जो है वो एक संख्या कैसे हुआ, अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा कि ये अंकों का क्या है, सार्थक समूह है। सार्थक यानी यहाँ पे नया वर्ड आया है। सार्थक मतलब होता क्या है, यानी मीनिंगफुल होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल। क्या होता है प्यारे दोस्त, मीनिंगफुल कहने का मतलब क्या हुआ, तो मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अर्थ निकले, कोई जिसका एक अर्थ निकले। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे, 12 लिखे। ठीक है। तो 12 में अगर पूछा जाए कि इसमें कितने अंक है, तो आप कहिएगा एक जो है वो अंक है और दो भी क्या है प्यारे दोस्त, अंक है। यानी इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा इसमें अंकों की सर संख्या जो है वो 2 है। यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी इसमें अंक कितने हैं, तो 2 है। लेकिन अगर कोई पूछेगा यानी संख्या इसमें कितनी है, तो आप कहिएगा सर संख्या जो है वो 1 है। 12 को हम एक बार पढ़ रहे हैं, 12 जो है वो एक संख्या है। क्यों है संख्या, क्योंकि ये अंकों का ये सार्थक समूह बन रहा है। ठीक है। ये अंकों का एक समूह बन रहा है। एक जो है वो अंक है और दो भी है क्या है, अंक है, और इसको हम क्या किए, एक ही में लिख दिए। तो ये क्या बन गया, अब ये अंक नहीं रहा, अब ये संख्या बन गया। लेकिन अगर इसमें संख्या अलग से पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ 678। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ 678, तो 678 में अंकों की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी आप कह सकते हैं प्यारे दोस्त इसमें अंक कितना है, तो आप कहिएगा इसमें अंक 3 है। अगर कोई संख्या पूछेगा इसमें संख्या कितना है, तो संख्या कहिएगा ये संख्या एक ही है।
ये 678 जो है ये एक ही है, लेकिन हम इसको लिख देंगे 6,7,8 अलग अलग करके लिख दिए। तो आप क्या कहिएगा, इसमें अंक कितने हैं, इसमें अंक कितने हैं, तो कहिएगा अंक जो है वो 6 में एक अंक है, 7 में एक अंक है और 8 में कितना अंक है, एक अंक है। यानी तीनों अलग अलग अंक है, तो तीनों में क्या है, अलग अलग अंक है। ठीक है, 6 एक अंक हो गया, 7 एक अंक हो गया और 8 भी क्या हुआ, एक अंक हो गया। ठीक है, तो इसमें अंक की संख्या कितनी है, सभी में एक एक है। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्त अगर इसमें संख्या अगर पूछ दिया जाए, संख्या पूछ दिया जाए तो भी आप कहिएगा संख्या कितनी है, एक है। क्यों है एक, क्योंकि यहाँ पे कामा दिला गया है। ठीक है, कामा जैसे ही आ गया तो 6 अपना एक अलग हो गया, 7 के पास कामा है तो 7 अपना एक अलग हो गया और 8 के पास कामा है तो 8 अपना एक अलग नंबर हो गया और वो एक अंक हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गया होगा, अंक और नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे बेसिक चीज़ को पढ़ते हैं, यानी इवन नंबर के बारे में। किसको, इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर का हिंदी क्या होता है प्यारे दोस्त, तो सम संख्या होता है। अब सम संख्या किसको कहेंगे, तो जो संख्या 2 से विभाज्य होता है, जो संख्या 2 से विभाज्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी बेसिक रूप में आप समझ सकते हैं कि यानी जो संख्या 2 से विभाज्य, अब विभाज्य कहने का मतलब क्या होता है, तो विभाज्य कहने का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्त जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो देखिए हमें क्या पढ़ना था प्यारे दोस्त, यानी इवन नंबर के बारे में, यानी सम संख्या के बारे में। तो जो संख्या 2 से विभाज्य, जैसे यहाँ पे कितना हम एग्जाम्पल लिए हैं, 2 लिए हैं, 4, 6, 8, 10 लिए हैं। ठीक है, यानी 2 क्यों लिए, यानी क्या 2 में 2 से भाग लग सकता है, तो हम भाग यहाँ पे देंगे। ठीक है, 2 में 2 से भाग लगेगा तो हाँ 2 एकम कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे 6 है, क्या 6 में 2 से भाग लग जाएगा, तो कहिएगा कि हाँ सर 2 3 कितना होता है, तो 6 होता है, यहाँ भी ये कट गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई पूछेगा 142 सम संख्या है या नहीं है, ठीक है, तो हम 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 सत्य कितना हो गया, तो कहिएगा कि 2 सत्य 14 हो गया, 14 से 14 क्या हुआ, कट गया। अब 2 है तो 2 को हम यहाँ पे एज उतार दिए, फिर 2 एकम कितना होता है, तो कहिएगा कि 2 एकम 2 होता है, ये कट गया। यानी कट गया, यानी शेष जब भी जीरो आ जाए और 2 से भाग दे और 2 से भाग दे और पूरा पूरा कट जाए, यानी शेष जीरो आ जाए, तो वो संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या। यानी जिस भी संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है वो संख्या क्या होता है, सम संख्या कहलाता हो। चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर 2 से भाग लगता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है इसके नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, विषम संख्या। अब कहेंगे विषम संख्या क्या होता है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है, यानी इसमें तो 2 से भाग लग रहा था तो क्या कहा, इसको कहते थे, इसका नाम क्या था, तो सम संख्या था। ठीक है, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी विषम संख्या में क्या कह रहा है, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इन सभी में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे 9 है, 9 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 9 को हम 2 से भाग देते हैं तो यानी 2 चौका कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब हमारे पास शेष कितना बचा, 1 बचा। यानी यहाँ पे यानी शेष में कितना बच रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी यहाँ पे शेष 1 बच गया। ऐसे ही यानी शेष में कुछ भी बचे तो वो संख्या क्या होगा, यानी विषम संख्या होगा। और पूरा पूरा कट जाए, शेष कुछ भी नहीं बचे तो वो संख्या क्या कहलाएगा, तो सम संख्या। और कुछ शेष बच जाए तो क्या होगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैं आपको इसको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई कहीं से भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे जानते हैं, ये जो लिखा हुआ है सम संख्या प्लस सम संख्या, आखिर में ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या, यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जब भी हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, और सम संख्या के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है और विषम संख्या के बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 एक क्या है, एक सम संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2 में 2 से भाग लग जाएगा। मान लीजिए 4 भी क्या है, एक विषम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी के 4, तो 2 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 6 प्राप्त होगा। 6 भी क्या है प्यारे दोस्त, एक सम संख्या है।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यानी सम संख्या में जब हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आपको समझा दिया, 2 एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है, जब जोड़े तो हमें 6 प्राप्त हुआ, ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। फिर अगला है विषम संख्या में, अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 1 जो है वो क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, और 3 भी क्या है, एक विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, इस वजह से ये विषम संख्या है। तो 1 भी विषम संख्या और प्लस 3 भी विषम संख्या, और जब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 भी क्या है प्यारे दोस्त, एक सम संख्या, यानी रिजल्ट क्या आया हमारा, सम संख्या। यानी विषम संख्या में जब हम विषम संख्या को जोड़ें तो क्या आया हमारा, सम संख्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं विषम संख्या में जब भी आप विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन प्यारे दोस्त विषम संख्या में क्या जोड़ेंगे, अगर हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। आइए यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। मान लीजिए 5 जो है वो एक विषम संख्या है, ठीक है, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, सम संख्या। 1 यानी 2 जो है वो क्या है, एक सम संख्या है। 2 जो है एक क्या है, सम संख्या है। 5 विषम संख्या, 2 जो है सम संख्या। जब जोड़े तो 5 और 2 कितना हो गया, तो कहिएगा 7। 7 जो है वो क्या है, एक विषम संख्या। क्यों है विषम संख्या, क्योंकि 7 में प्यारे दोस्त 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, इस वजह से 7 जो है वो क्या है प्यारे दोस्त, विषम संख्या है, ठीक है। अब आइए जानते हैं यानी नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या है प्यारे दोस्त, तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब इस प्राकृत संख्या अगर के बारे में जानना है तो हम प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो गिनती हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और कहाँ तक ख़त्म होता है ये हमें कोई अता पता नहीं होता है, ठीक है। तो 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक ख़त्म करेंगे ये भी इसका कोई पता नहीं होता है। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो गिनती जहाँ से शुरू होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो प्राकृत संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम सब जानते हैं, ठीक है। अगला अगला क्या है प्यारे दोस्त, तो होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी इसका परिभाषा क्या हुआ, यानी गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने पर बनी संख्या क्या कहलाती है, तो पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यानी गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर इसके पहले यानी क्या करेंगे, हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये संख्या क्या कहलाएगी, तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए, 1, 2, 3 गिनती। लेकिन अगर इसके पहले हम 0 को लगा दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, तो ये पूर्ण संख्या बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है, पूर्ण संख्या बन जा रहा है। लेकिन हम अगर हम 1, 2, 3 अगर लिखते हैं तो ये क्या हो गया प्यारे दोस्त, तो ये जो हुआ ये प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 क्या है, 1 क्या है, तो आप 1 के लिए आप जवाब ये दे सकते हैं, 1 जो है क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है, 1 जो है वो प्राकृत संख्या भी है, 1 जो है वो पूर्ण संख्या भी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 यानी गिनती की संख्या में ये भी शामिल हो रहा है, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या भी है। 1 क्या पढ़े हैं, इसमें 1 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 1 जो है वो क्या है प्यारे दोस्त, तो कहिएगा कि एक विषम संख्या भी है। आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। यानी आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप 1 के बारे में पूरा इसका हिस्ट्री जाने रहेंगे तो आप बता सकते हैं अभी के समय में 1 जो है वो प्राकृत संख्या भी है, 1 जो है वो पूर्ण संख्या भी हो जाएगा और 1 जो है वो विषम संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जो है, यानी आप कह सकते हैं वीवीआई जो है वो सबसे कन्फ्यूज़र वाला चीज़ क्या होता है, इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर नंबर कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्त, तो इंटीजर नंबर कहने का मतलब हुआ पूर्णांक संख्या। क्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। अब आइए इसका परिभाषा जानते हैं क्या होता है। शून्य, धन पूर्णांकों तथा ऋण पूर्णांकों के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। धन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी जिस नंबर के आगे यानी प्लस का चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा, यानी धन पूर्णांक होगा। जिसके पहले यानी क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, वो क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, जिस नंबर के आगे प्लस का चिन्ह होगा वो नंबर क्या होगा, धन पूर्णांक होगा, और जिस नंबर के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा वो ऋण पूर्णांक होगा। अब कहिएगा कि सर अगर हम 1 लिखते हैं तो इसके आगे तो हम प्लस नहीं लिखते हैं।
नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या होता है, प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम कोई नंबर लिखें, अगर उसके आगे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो समझिए कि उसके आगे किस चीज़ का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो आप एक को क्या कह सकते हैं, तो यानी आप धन कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं, धन पूर्णांक कह सकते हैं, इसमें कहीं से कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब यानी ये हुआ क्या, यानी इसमें जीरो भी, यानी पूर्णांक संख्या में क्या क्या शामिल होगा, तो पूर्णांक संख्या में जीरो भी शामिल होगा, एक भी शामिल होगा, दो भी शामिल होगा, ठीक है। और माइनस वाला भी साइन इसमें शामिल होगा, -1, -2, -3। इसी तरह आप माइनस वाला भी नंबर ले लीजिए, प्लस वाला भी नंबर ले लीजिए, उसके साथ एक्स्ट्रा जो है वो जीरो को भी आपको लेना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, -1 को भी हम ले लिए, जीरो को भी ले लेते हैं, +1 को भी ले लेते हैं। यानी माइनस में भी संख्या रहेगा, प्लस में भी रहेगा, और खुद जीरो तो शामिल रहेगा ही रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्णांक संख्या के बारे में कोई भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा, उस पर सेपरेट वीडियो का मैं कोशिश बनाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अब है प्यारे दोस्त, क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्यारे दोस्त, तो प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है। और आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है कि अभाज्य संख्या बेसिकली होता है कि क्या है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो संख्या एक से और अपने आप से विभाज्य हो और उसके केवल दो ही गुणनखंड हो, और उसके केवल कितने गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या है, जो संख्या एक से और अपने आप से, अपने आप कहने का मतलब क्या होता है, स्वयं। अपने आप कहने का मतलब क्या होता है, स्वयं, ठीक है। जो संख्या एक से और अपने आप से विभाज्य यानी भाग लगे, और उसके कितने फैक्टर हो, यानी उसके केवल दो ही गुणनखंड हो। यानी मान लीजिए दुनिया का कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हम 5 लिखें, 5 जो है वो किससे कटेगा, तो 5 तो एक से कटेगा ही। यानी दुनिया का कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, वो नंबर एक से विभाज्य होता ही होता है, यानी वो नंबर एक से कटता ही कटता है। तो कहिएगा 1 × 5 कितना हो जाएगा, तो 1 × 5 5 हो जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हाँ, ये एक से भी कटा और अपने आप, यानी अपने आप कहने का मतलब है जो नंबर है वो खुद अपने आप से कटना चाहिए। यानी अगर 5 है तो 5 5 से कटना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी नंबर होता है वो अपने आप से कटता ही कटता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 हम लिखे तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। ये भी क्या होगा, अपने आप से ये कट गया, ठीक है। तो अब कहिएगा क्या कि और उसके केवल दो गुणनखंड हो, कितना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि गुणनखंड होता क्या है, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। तो एक होता है प्यारे दोस्तों गुणनखंड, गुणनखंड होता है, ठीक है। एक एक चीज़ करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। और एक होता है वो गुणज होता है, गुणज होता है, ठीक है, गुणज होता है। इसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। और इसको गुणनखंड को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर क्या होता है और उसके बाद गुणज क्या होता है, ठीक है। तब तक मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखे थे, गुणज लिखे थे, यहाँ से हम गुणज लिखे थे, ठीक है। फिर हम इस पे आ जा रहे हैं गुणज, ठीक है, गुणज। तो देखिए ये होता है, अगर हम पूछे कि 10 का गुणज कौन कौन होगा, तो देखिए मल्टीपल कहने का मतलब आप यानी गुणज को पहाड़ा भी कह सकते हैं। इसको गुणज को आप क्या कर सकते हैं, पहाड़ा भी कह सकते हैं। तो 10 का गुणज क्या होगा, तो 10 का गुणज 10 खुद होगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। 10 का गुणज क्या होगा, यानी 10 का गुणज क्या हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर 10 का फैक्टर के बारे में अगर पूछा जाए, 10 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब 10 जो है वो किस किस संख्या से कटता है, तो कहिएगा कि दुनिया का कोई भी नंबर एक से तो कटता ही कटता है। तो सबसे पहले तो एक से ये कटेगा ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद से 2 × 5 = 10 होता है, यानी 2 से भी कटेगा, 5 × 2 = 10 होता है, इस यानी 5 से भी कटेगा, और 10 जो है वो 10 जो है वो 10 से खुद कटेगा ही कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, इसके केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर यानी गुणनखंड कितने होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे गुणनखंड कितने हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, यानी गुणनखंड इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है, तो कहिएगा नहीं। हमें केवल कितने गुणनखंड चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे यानी परिभाषा में क्या है, केवल 2 गुणनखंड।
2 से अधिक हमें गुणनखंड नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 17 ले लेते हैं, ठीक है। 17 को अगर कोई पूछेगा अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं 17 तो 1 से कटता ही कटता है, और 17 जो है वो खुद अपने आप से कटेगा, ठीक है। बाद बाकी किसी भी नंबर से 17 जो है वो नहीं कटेगा। जब कटेगा तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अपने आप कहने का मतलब 17 जो है वो खुद 17 से कटेगा। तो इसका कितने गुणनखंड हुए, एक ये गुणनखंड और एक ये गुणनखंड, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए प्यारे दोस्त, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो आप कह सकते हैं कि यानी 17 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 20 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं और कहेंगे कि 20 जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 जो है किससे कटेगा, तो 20 1 से कटेगा ही कटेगा। 2 दहिया 20 होता है, 2 से भी कटेगा, ठीक है। 4 पचे 20 होता है, यानी 4 से भी कटेगा। 5 चौका 20 होता है, यानी 5 से भी कटेगा। 10 दूनी 20 होता है, 10 से भी कटेगा। और 20 से कम 20 खुद 20 होता है, ठीक है। तो यानी हमें इसके कितने गुणनखंड हो गए, तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए प्यारे दोस्त, तो इसके 6 गुणनखंड हो गए। तो आप कह सकते हैं कि 20 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या में केवल कितने गुणनखंड चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए, और दोनों गुणनखंड अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले पे चलेंगे, यानी भाज्य संख्या पे चलेंगे। किस पे चलेंगे प्यारे दोस्त, तो हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि भाज्य संख्या होता क्या है। तब तक मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होते जा रहा होगा, ठीक है, और आपको समझते चलना है, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत कहीं से भी न रह जाए। तो आइए हम अब जानेंगे किसके बारे में, तो भाज्य संख्या के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या को। यानी जो संख्या एक से और अपने आप के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसको अगर इस तरह सिंपल तरीके से समझिएगा, यानी अभाज्य संख्या में क्या था, जो संख्या 1 से और अपने आप से विभाज्य होता था, लेकिन इसमें क्या है, 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और इसके बाद किसी अन्य नंबर से भी कटेगा। यानी इसके कहने का मतलब इसके यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, वो संख्या क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। बेसिक भाषा में क्या हुआ, यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वो संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिखे थे, 20 को लिखे थे, 20 के बारे में लिखे थे। तो 20 जो है कैसे होगा, तो आप समझ लीजिए। 20 जो है 1 से भी कट रहा था, 20 दो से भी कट रहा था, 20 4 से भी कट रहा था, 20 5 से भी कट रहा था, और 20 10 से भी कट रहा था, और 20 जो है वो 20 से भी कट रहा था। तो यानी इसके कितने हो गए गुणनखंड, यानी 1 से तो कट ही रहा है, और अपने आप यानी 20 जो है वो 20 से कट रहा है। उसके बाद 20 के अतिरिक्त यहाँ पे देखना है फैक्टर है, यानी इसके अलग अलग गुणनखंड है। तो आप कह सकते हैं 20 जो है वो भाज्य संख्या है। जैसे यानी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 4, 6, 8, 9। तो क्यों 4 को दिया गया है, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 के बारे में इस वजह से 4 एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 होता है, और 4 एकम कितना होता है, तो 4 होता है। तो यानी 4 तो 1 से कट ही रहा है, और 4 खुद 4 से भी कट रहा है, उसके अलावा भी 2 से क्या हुआ है, कट रहा है। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है तो वो संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या होता है। आपको इतना ही याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो 6 किससे किससे कटेगा, 6 1 से भी कटता है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, और 6 खुद 6 से भी कटेगा। तो 6 भाज्य संख्या होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 यानी 2 से ज़्यादा इसके क्या है, गुणनखंड है। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इस वजह से ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट ये होगा, चाहे कि मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। पहले आइए इसके बारे में जान जाइए, को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर यानी क्या बोलते हैं इसको, सह अभाज्य संख्या, यानी संख्याओं का वह योग जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कोई भी अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। उभयनिष्ठ कहने का मतलब प्यारे दोस्त ये हुआ, जो सभी में हो, जो सभी में हो, सभी में हो, ठीक है, जो सभी में हो। यानी अगर 3 नंबर है तो तीनों नंबर में कोई ना कोई नंबर एक कॉमन होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2, 5 है, क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है और 5 है।
अच्छा प्यारे दोस्त, यहाँ अगर हम मान लीजिए 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को अगर मान लीजिए हम कॉमन लेते हैं तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 5 है तो कहिएगा नहीं। यानी कॉमन कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। 4 है और मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 में हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों में मौजूद हो। तो कहिएगा कि सर 4 में 2 जो नंबर है वो दोनों में मौजूद है, क्योंकि 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा। ठीक है, एक ही नंबर से दोनों नंबर ये क्या हुआ, कट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे। जैसे दो का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा, तो कहिएगा 2 का पहाड़ा जब हम सर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2,3 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 2 में 2 से गुना करेंगे हमें 4 मौजूद हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में 3 से हम गुना करेंगे तो 6 यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसमें क्या मौजूद है, तो यानी दोनों में 2 मौजूद है। तो अगर 2 मौजूद है तो ये सहभाज्य संख्या होगा, 4 और 6 सहभाज्य संख्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन चीज़ हो जा रहा है, और इसमें तो बोल रहा है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यहाँ पे क्लियर बोल रहा है ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3,7 है, एग्जाम्पल में 3,7 है, तो 3 का अगर मान लीजिए हम 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 से तो 3 कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 7 है, नहीं है। 7 अगर कॉमन लेते हैं तो 7 से तो 7 कट जाएगा, लेकिन 7 के पहाड़ा में 3 है, नहीं है। उसके बाद तो कोई कॉमन है ही नहीं। एक तो कभी भी हमेशा किसी भी नंबर से भाग लगता है तो वो तो कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, एक के अलावा कोई नंबर इसमें है, एक के अतिरिक्त यहाँ पे बोला है, तो एक के अतिरिक्त कोई चीज़ कॉमन है तो नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये सहअभाज्य संख्या होगा। अब आइए यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा है, नोट में जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, यानी एक को ना तो हम भाज्य संख्या कहते हैं और एक को ना तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्त, एक को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्यों नहीं कहेंगे। यानी देखिए अब अभाज्य संख्या में क्या पढ़े हैं, जिसके 2 गुणनखंड हो, तो एक का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, और एक का गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। जब होगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो एक का गुणनखंड केवल 1 ही हो रहा है। ठीक है, और हमें अभाज्य संख्या में कितने चाहिए, यानी 2 गुणनखंड चाहिए। कितने गुणनखंड चाहिए, तो 2 गुणनखंड चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो एक इस वजह से नहीं होता है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं। एक का गुणनखंड केवल 1 ही होता है और हमें अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड चाहिए होता है। भाज्य संख्या क्यों नहीं होता है प्यारे दोस्त, क्योंकि 2 के अतिरिक्त उसमें गुणनखंड चाहिए होता है, और एक का केवल कितना ही गुणनखंड बन रहा है, तो एक का केवल 1 ही गुणनखंड। एक जब कटेगा तो 1 से ही कटेगा। ठीक है, बाद बाकी कोई नंबर से कटेगा ही नहीं, 2 से 1 कटेगा ही नहीं, 3 से 1 कटेगा ही नहीं, 4 से 1 कटेगा ही नहीं, दुनिया का कोई नंबर से 1 नहीं कटेगा। जब कटेगा तो 1 से ही वो कटता है। ठीक है, इस वजह से एक ना तो भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में शामिल होता है। ठीक है, अब यानी यहाँ पे है 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो ना 0 तो जो है ना तो धनात्मक के साथ ही जा रहा है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक के साथ में जा रहा है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, 0 जो है वो खुद शून्य पूर्णांक में जाता है। क्या होता है, 0 जो है वो खुद शून्य पूर्णांक में शामिल होता है। शून्य पूर्णांक कहने का मतलब 0 इंटीजर। ठीक है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, केवल 0 खुद होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 को ना तो हम धनात्मक पूर्णांक में लिखेंगे और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में लिखेंगे। यानी 0 के आगे क्या है, 0 को ना तो आप धनात्मक के साथ शामिल कर सकते हैं और ना ही ऋणात्मक के साथ शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे दोस्त क्या है, लेमा के बारे में जानते हैं। लेमा कहने का मतलब क्या हुआ, तो लेमा कहने का मतलब प्रमेयिका। प्रमेयिका होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या कह रहा है, यानी प्रमेयिका के बारे में, प्रमेयिका जो है वो क्या होता है, ये कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है प्यारे दोस्त, तो अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम इसको सिद्ध करते हैं और इसमें कोई भी कथन लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, माना कि √2 एक परिमेय संख्या, पहले उसको हम अपरिमेय है तो पहले क्या मानते हैं, पहले हम लोग उसको परिमेय मानते हैं, उसके बाद सारा चीज़ P/Q के रूप में है या नहीं है, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार इसके कहने का मतलब है, ये जो क्या है, एक कथन का हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कथन यानी स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रमेयिका हो जाता है। अब आइए जानते हैं एल्गोरिदम के बारे में।
एल्गोरिथम में क्या होता है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। जैसे प्यारे दोस्त, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ना है क्या, यानी चरण 1 पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 15 और 45 का मौसा, 15 और 45 का मौसा निकालिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 15 और 45 का मौसा निकालिए। तो आप क्या करते हैं, यानी 15 में 45 में 15 से भाग करेंगे तो कितना, 15 तो ये कितना हो जाएगा 45। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना चरण 1, चरण 1, चरण 1, ठीक है। और इसमें क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम आगे अभी समझाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर हम समझाएंगे। तो ये जो हम चरण का यूज करते हैं, यही चरण क्या होता है, तो ये एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ नहीं समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्णांक के बारे में समझ आया होगा, ठीक है, और अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में और सहभाज्य संख्या के बारे में भी समझ आया होगा। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड पेन। हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या बेसिकली होता क्या है, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का समूह होता है। प्लस कहने का मतलब वो समूह में ही आ जाएगा, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या जो होता है प्यारे दोस्त, क्या होता है, तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक समूह होता है, ठीक है। अब ये जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी नीचे, ठीक है। सबसे पहले यानी यहाँ पे हम समझते हैं वास्तविक संख्या जो है, यानी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर लिखा हुआ है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसको मैं प्यारे दोस्त कॉपी पे ही समझाया हूँ इस वजह से, क्योंकि यानी अभी पीपीटी मुझे बनाने नहीं आ रहा था, ठीक है। इस वजह से मैं इसको क्या किया हूँ, अभी कॉपी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांटते हैं। ये विभाजन करने का ये पहला तरीका है, ठीक है, और ये जो है हम बताएंगे नीचे, ये जो है वो दूसरा तरीका होगा, ठीक है। यानी रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक तो पूर्णांक में बांट सकते हैं और दूसरा जो है वो दशमलव में बांट सकते हैं। अब पूर्णांक के बारे में तो हम समझाए ही आपको, यानी जिसमें क्या हो, जीरो भी शामिल हो, जिसमें ऋणात्मक भी शामिल हो और जिसमें धनात्मक संख्या भी शामिल हो, वो क्या कहलाता है, तो पूर्णांक कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे पूर्णांक के बारे में। अब आता है दशमलव। क्या होता है, दशमलव। तो दशमलव को हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। दशमलव को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक तो है शांत दशमलव, दूसरा जो है वो अशांत दशमलव। अब हम जानेंगे शांत दशमलव होता क्या है प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम जानेंगे शांत दशमलव के बारे में। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शांत और यहाँ पे दशमलव, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव होगा क्या, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 20 और लिख दिया नीचे हम 4, लिख दिए 4, ठीक है। क्या 4 से 20 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो आइए हम यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है। यानी 20 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो कहिएगा कि 4 पचे कितना होता है 20। यानी यहाँ पे पूरा पूरा भाग लग गया और शेष हमारा 0 बच गया। तो जैसे ही पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष कुछ भी नहीं बचे, तो ये क्या कहलाता है, तो शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्त, तो शांत दशमलव कहलाता है। पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिया हूँ 3/4, ठीक है। मैं एग्जाम्पल में लिया हूँ 3/4। क्या 4 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो देखिए 4 से 3 में हम भाग देते हैं। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर 3 तो छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया, भाग तो लगेगा ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव का भाग वाला मेथड यूज करिएगा। यानी यहाँ पे दशमलव देंगे तो दशमलव के बदला में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 30 के करीब चले जाइएगा, तो कहिएगा कि 4 सत्ते कितना होता है, तो 28 होता है। 10 में से 8 चला जाएगा तो कितना होगा, यानी 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, इसमें से 1 हासिल लीजिएगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। और जैसे ही 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो 2 हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अब ये जो है दशमलव, इसके बदला में हम 0 को उतार सकते हैं, ठीक है। तो एक 0 को हम इस दशमलव के बदले में हम उतार दिए। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 है, तो कहिएगा कि 4 पचे कितना होता है, तो 20 होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी पूरा पूरा कट गया। तो आप कह सकते हैं 3/4 जो है ये क्या है, एक शांत दशमलव है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्त
कि यानी जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। तो शांत दशमलव में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब दूसरा इसका बांटने का तरीका क्या है, तो अशांत दशमलव। क्या है, अशांत दशमलव। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अशांत, अशांत और फिर से दशमलव। अशांत दशमलव क्या हुआ, तो यानी जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, यानी शेष कुछ ना कुछ बच जाए, वो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 10 और बटा में 3 ले लेता हूँ। ठीक है, यानी 10 में हम 3 से भाग करेंगे तो तीन तीन तितरी के कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे शेष कितना बचा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी यहाँ पे दशमलव दिए तो यहाँ पे दशमलव के बदला में हम 0 को उतार दिए। फिर तितरी के कितना हो गया, तो 9 हो गया। फिर कहिएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा। इस दशमलव के बदला में हम 0 को उतार सकते हैं। फिर तितरी के कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और इस दशमलव के बदला में हम एक 0 को उतार सकते हैं। ठीक है, फिर तितरी के 9 होगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। यानी ऐसे ही ये नंबर क्या होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो अशांत दशमलव के भी बारे में जान गए कि हाँ, जिसके बारे में कुछ ना कुछ यानी पूरा पूरा नहीं कटता है, जिसके शेषफल में कुछ ना कुछ आए ही आए, वो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। और जिसके यानी शेषफल जिसका कुछ भी नहीं बचे, जो पूरा पूरा कट जाए, वो शांत दशमलव। और जिसमें शेषफल कुछ ना कुछ बचता चला आए, वो क्या होता है, अशांत दशमलव। दो चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अशांत दशमलव को हम 2 भाग में बांटे हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। ठीक है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आता होगा तो एक है अशांत आवर्ती, दूसरा है अशांत अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या लिए, 10 और बटा में 3 लिए। क्या लिए प्यारे दोस्त, 10 और बटा में 3 लिए, तो हम भाग दिए हैं तो कितना आ गया है, तो कहिएगा कि 3.33333। ये तो सर कट ही नहीं रहा था। ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहा था, ये तो चलता चला आ रहा था, चलता चला जा रहा था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, यानी शांत आवर्ती बोलेंगे। इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, तो शांत आवर्ती बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3.3333 ये क्या हुआ था, चलता चला जा रहा था। तो जो संख्या रिपीट करे, जो संख्या सेम रिपीट करे, जैसे यहाँ पे 3.333333 केवल 3 ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यानी 3 का रिपीट बार बार हो रहा है। देख रहे हैं, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। और जब नंबर रिपीट होता है बार बार, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिएगा तो क्या लिखिएगा, 3.3 के ऊपर रेकरिंग लिख दीजिएगा। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, तो शांत आवर्ती में हो जाएगा, सॉरी अशांत आवर्ती में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती में आ जाएगा, क्योंकि ये तो अशांत के बारे में हम लोग बांट रहे हैं, तो ये किस में शामिल हो जाएगा, तो अशांत आवर्ती के बारे में, अशांत आवर्ती में ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अशांत अनावर्ती है। यहाँ पे मैं अभी जगह है बता दे रहा हूँ। ठीक है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती में प्यारे दोस्त क्या होता है कि कोई एक नंबर होता है, वो रिपीट जो है वो बार बार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.01 जैसे लिख दिया, फिर 001 लिख दिया। ठीक है, फिर 000 लिख दिए, फिर 40, फिर उसके बाद हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, और ऐसे ही ये नंबर चला जाएगा। तो देखिए, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है एक साथ। 01 कहने का मतलब हमारे 01 ही हो, फिर 01 ही हो, फिर 01 ही हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये नंबर 01 है, फिर 001 हो जा रहा है, फिर 000 हो जा रहा है, फिर 40, फिर 1 हो जा रहा है, और ये नंबर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये किस में शामिल इसको करेंगे ऐसे नंबर को, तो अशांत अनावर्ती में शामिल होगा। ऐसा नंबर किस में शामिल हो जाएगा, अशांत अनावर्ती में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 2.12, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 112 कर दे रहा हूँ, फिर 111, फिर हम क्या कर दे रहे हैं 2, फिर 4 1 कर दे रहे हैं, और फिर 2 लिख रहे हैं। फिर ऐसे ये सीरीज चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो अशांत अनावर्ती में, यानी कोई भी नंबर एक साथ रिपीट नहीं करेगा तो वो अशांत अनावर्ती में चला जाएगा। और अशांत अनावर्ती के जितने भी नंबर होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन मैं इसको आगे समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्या समझ में आ गया होगा, शांत दशमलव भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जो पूरा पूरा कट जाए, जिसमें से कुछ भी नहीं बचे, वो शांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी जिसमें क्या हो,
शेषफल यानी कुछ ना कुछ बचे, ठीक है, वो क्या होता है, अशांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक अशांत आवर्ती के बारे में। तो अशांत आवर्ती वो होता है जिसमें नंबर रिपीट करे, जैसे 3.33333 यानी 3 जो है बार बार रिपीट करे, तो वो क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है। फिर अशांत अनावर्ती के बारे में बात करें, यानी इसमें क्या होता है, नंबर रिपीट यानी जो है सेम नहीं करता है, ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती हो गया। अब आइए नेक्स्ट यानी टाइप को पढ़ते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, अब अगले टाइप में जैसे ही हम जाएंगे तो उसमें क्या पढ़ना है, उसमें भी वास्तविक संख्या पढ़ना है। और वास्तविक संख्या को हम तो सबसे पहले ऊपर लिख चुके हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो शांत और अशांत का क्या होता है, एक समूह होता है। शांत और अशांत का एक समूह होता है। और शांत अशांत के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है प्यारे दोस्त, वो एक समूह होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ में आपको आए, क्योंकि एक मेन चैप्टर यही है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चैप्टर का ये जो है वो हृदय एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, रियल नंबर। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटे हैं, एक तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे, तो जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके, p और q पूर्णांक हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम अभी क्या किसके बारे में समझा रहे हैं, पहले परिमेय संख्या के बारे में समझा दें, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में समझाएंगे। पहले परिमेय संख्या, ठीक है, यानी रेशनल नंबर, यानी जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए, p और q पूर्णांक हो, p और q जो है वो क्या हो, पूर्णांक हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q जो है वो बराबर नहीं हो 0 के। अब इसका मतलब क्या हो, पूर्णांक के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं प्यारे दोस्त, क्या होता है पूर्णांक, जिसमें यानी धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य खुद शामिल हो, वो क्या होता है प्यारे दोस्त, तो यानी वो पूर्णांक में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, यानी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम q कहाँ है, बाटा के नीचे है, q कहाँ पे है प्यारे दोस्त, तो बाटा के नीचे यानी हर में है। तो q के अगर बाटा में 0 है तो वो संख्या परिमेय संख्या, देखते ही आप कह दीजिएगा वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हूँ 2, जैसे हम लिखे यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2 कुछ नहीं है तो इसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर है उसके बाटा में अगर कुछ भी नहीं है तो उसके बाटा में समझिए 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। 2 है तो कुछ नहीं था तो हम बाटा में 1 लिख दीजिए। अच्छा, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, p और बाटा q लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। p के जगह पे 2 आ जा रहा है और q के जगह पे कितना शामिल हो जा रहा है, तो q के जगह पे 1 शामिल हो जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्त, p बटा q के रूप में हो गया। p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है, यानी दोनों ये तो धनात्मक है, तो धनात्मक वाला क्या होता है, तो वो पूर्णांक ही होता है। और q के जगह पे 0 है, यानी बटा के यानी q कहने का मतलब 1, यानी q के जगह पे 0 है नहीं, q के जगह पे तो कितना है, 1 है, तो आप इसको कह सकते हैं 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जैसे हम यहाँ पे लिखे माइनस का 1, तो -1 क्या परिमेय संख्या है, तो कहिए कि -1 है तो 1 के बाटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, p बटा q के रूप का हो गया, यानी p के जगह पे -1 हो गया और q के जगह पे +1 हो गया। q के जगह पे 0 भी नहीं आया और ये क्या है, दोनों एक क्या है, तो पूर्णांक है, दोनों एक क्या है, पूर्णांक है, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये दोनों पूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी कहिएगा कि क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे हम यहाँ पे 5/2 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे हम 5/2 को लिए, ठीक है, 5/2 परिमेय संख्या है, तो कहिएगा कि हाँ इसको देखते हैं, ये तो p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है, p के जगह पे 5 हो गया, q के जगह पे 2 हो गया, q के जगह पे 0 भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 5/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं प्यारे दोस्त, √4 लिखते हैं, तो √4 को हम तोड़ सकते हैं, तो कहिएगा कि 4 को हम √2 गुने 2 कर सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और रूट में जब भी जोड़ा लगता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है, तो इसका जोड़ा लग गया, तो क्या कहिएगा कि 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर जैसे ही आएगा तो 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, तो p और बटा q हम इसको लिख सकते हैं, तो कहिएगा p के जगह पे 2 हो गया, q के जगह पे 1 हो गया, ये भी p बटा q के रूप ले रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा,
तो आप कहिएगा कि ये भी जो है वो परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आइए आते हैं अहम मुद्दा पे, यानी अपरिमेय संख्या, जिसमें सभी बच्चों का क्या होता है, कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या होगा, कौन अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अपरिमेय और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम संख्या, यानी जो संख्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, यानी इसमें तो p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं, जैसे देखिए सबसे अहम एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। सबसे अहम एग्जाम्पल क्या होता है, पाई। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, आप इसको बैठा लीजिएगा दिमाग में, और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम जैसे मान लीजिए ले लिए √2, √2 को आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, इसका एक अपना मान होता है 1.414। इसका एक क्या होता है प्यारे दोस्त, इसका एक अपना मान होता है। ठीक है, अब ये जो है ये नंबर जो है वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होता। ये क्या होता है प्यारे दोस्त, रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, रिपीट भी नहीं होता है और ये चलता चला जाता है। ठीक है, जैसे √3 है तो √3 का एक अपना मान होता है, √5 है, √5 का अपना एक मान होता है। अब ये √5 अपरिमेय संख्या है, अगर इसमें आप कुछ भी जोड़ दीजिए, जैसे 2√5 कर दीजिए, तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा है, अपरिमेय संख्या के साथ में जुड़ा है। तो ये जब अपरिमेय संख्या के साथ में परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो वो क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है कि वो अपरिमेय संख्या ही बनाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे 14 + 2√5 कर दिए, तो यहाँ पे आप देखिए √5 क्या था, तो अपरिमेय संख्या था। ठीक है, तो 5 अपरिमेय संख्या था और इसके साथ में हम परिमेय संख्या को जोड़ दिए, तो ये भी क्या बनाएगा, अपरिमेय संख्या ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको परिमेय संख्या भी मालूम हो गया होगा और अपरिमेय संख्या भी मालूम हो गया होगा। अब वास्तविक संख्या हम सबसे ऊपर समझाए थे, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। यानी हम √2 लिखे तो ये भी ये वास्तविक संख्या में जाएगा, -1 लिखे तो ये भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में ही जाएगा। यानी कुछ भी लिखते हैं, जैसे 5/2 लिखे तो ये भी क्या किस में शामिल हो जाएगा, तो वास्तविक संख्या में शामिल हो जाएगा। यानी आप परिमेय संख्या को लिखिएगा तो भी वो वास्तविक संख्या ही कहलाएगा, और अगर परिमेय संख्या लिखेगा तो भी वो किस में जाएगा, वास्तविक संख्या में ही जाएगा, और अपरिमेय संख्या लिखेगा तो भी वो वास्तविक संख्या में ही जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो बाप है और एक बाप का ये 2 बेटा है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला जो है नेक्स्ट जो है, तब तक मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ और थोड़ा सा समझाना रह गया है। ठीक है, इसको मैं इरेज करके आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप आगे आसानी से समझ पाइएगा कोई भी चीज़। ठीक है, यानी अब जो है हम किस में आएंगे प्यारे दोस्त, तो अब हम इसमें आएंगे यानी नोट में। नोट हम क्या बोले हैं, जो भी नोट होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। नोट में क्या है, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या में कौन को किसको किसको शामिल कर सकते हैं, तो शांत दशमलव को कर सकते हैं शामिल और शांत आवर्ती को कर सकते हैं शामिल। यानी परिमेय संख्या में हम किसको शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, परिमेय संख्या में यानी जो संख्या शांत दशमलव होगा वो संख्या परिमेय संख्या भी होगा, जो संख्या अशांत आवर्ती का होगा, जो संख्या अशांत आवर्ती का होगा, जो संख्या अशांत आवर्ती का होगा वो संख्या परिमेय संख्या होगा। शांत यानी जो पूरा पूरा कट जाए वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अशांत आवर्ती यानी जिसमें नंबर रिपीट होता है, जैसे हम क्या लिखे थे एग्जाम्पल में 3.33333 करके लिखे थे, तो ये भी क्या होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या में हम किसको शामिल कर सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या में अशांत अनावर्ती कैटेगरी के लोगों को हम किसमें शामिल कर सकते हैं, यानी अशांत आवर्ती वाले संख्या के रूप का जो भी नंबर होगा वो किस में शामिल होगा, तो अपरिमेय संख्या में होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन कौन शामिल होगा, यानी अशांत अनावर्ती वाले कैटेगरी में जितने भी संख्या होंगे वो सब किस में शामिल हो जाएंगे, तो यानी अपरिमेय संख्या में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्त अशांत अनावर्ती में क्या था, तो 1.01 था, फिर 001 था, फिर 0001 था, फिर ऐसे ही करके ये नंबर बढ़ते चला जाता था और ख़त्म ही नहीं होता था, ख़त्म ही नहीं होता था। और इसमें एक खास बात ये होता था कि ये रिपीट भी नहीं करता था। ठीक है, अभी 2 0 आया, पहले 1 0 आया, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होता था, बढ़ते चला जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या किए, संख्या के बारे में हर चीज़ को समझे, संख्या के बारे में हम लोग हर एक चीज़ को समझ लिए। अगर अभी भी आपको अगर कहीं भी डाउट लगता है इसमें, कोई भी अगर मान लीजिए जैसे आपको आभास संख्या ही समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है,
उसके बारे में सेपरेटली वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। दूसरा नंबर चीज़ प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो अगर ये आप देख रहे हैं, अगर इसमें अगर आपको किसी भी किस्म का अगर आपको कमी दिखाई देता है लिखने में, बोलने में, या फिर वीडियो के क्वालिटी में, या फिर कुछ भी में अगर आपको कमी दिखाई देता है तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। दूसरा नंबर चीज़ प्यारे दोस्त क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा प्यारे दोस्त कि यानी आपके जो दोस्त है वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इसको लाइक कीजिए, ठीक है प्यारे दोस्त। क्या होता है, लाइक से हम लोग को पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन लाइक से एक उत्साह बना होता है कि हाँ चलिए जो जो बंदा देख रहा है वो लाइक कर रहा है, यानी उसको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए हम लोग उत्साहित होते हैं और आगे भी काम करने का मन करता है, ठीक है। तो हमें मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन पसंद आया है, ठीक है। तो थैंक यू प्यारे दोस्त।